हेडिंग लिखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। पहले बोर्ड पे समझेंगे, उसके बाद आप लोग अपने आप लिखेंगे। हमारे पास अलग अलग ऑर्डर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जीरो। नॉर्मली हम लोग 0, 1 और 2 तीन कंसिडर करेंगे, थर्ड तक भी हम ज्यादा यूज नहीं करते। हमारे काम का फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रहता है। ये तीन तीन की स्टडीज हम लोग ज्यादा करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी रिएक्टेंट है उसका पावर 1। तो रेट इज इक्वल टू के और ए, वेयर के इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। ठीक, अब मुझे इस के की यूनिट निकालनी है। क्या करें, पहले रेट की यूनिट मोल्स पर लीटर अपॉन रेट। रेट किस चीज का होता है, कितना कंसंट्रेशन पर यूनिट सेकेंड या पर यूनिट गिवन टाइम चेंज हुआ, तो इट इज मोल पर लीटर अपॉन टाइम। यहाँ पर आ गया के और ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब होगा मोल पर लीटर। ये मोल पर लीटर और ये मोल पर लीटर कट हो गया। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, ये सेकेंड ऊपर जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट आ गई, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू पर सेकेंड। ये भी याद रखना, ऐसा ना हो कि हम खाली यूनिट लिखकर छोड़ दें, बोले हमने तो ये देखा ही नहीं कि कौन सा ऑर्डर था। चलिए सेकेंड ऑर्डर देखते हैं। सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, दो बार में डिपेंड कर रहा है। तो रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। रेट की जगह मोल पर लीटर पर सेकेंड, आपको अपॉन में एस लिखना है, अपॉन में एस। और आपको अब अगर समझ में आ गया है कि भाई इसकी यूनिट पर सेकेंड है तो आप ऊपर लिख लीजिए, कोई मेरा इशू नहीं है, जो अच्छा लगे। के ए की जगह क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर का होल स्क्वायर। तो एक बार का मोल पर लीटर और एक बार का मोल पर लीटर कट हो गया। अब क्या बचा, K इज इक्वल टू पर सेकेंड अपॉन मोल मोल पर लीटर। ये मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, पर मोल। पर लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर, और ये वाला पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ के पर सेकेंड ऑर्डर। पता चलता है, नहीं समझ में आता तो आप सिंपल ऐसा कर सकते हो कि k इज इक्वल टू रेट अपॉन ए स्क्वायर। बिल्कुल बच्चों जैसा करना है तो आप ऐसा करिए, कोई इशू नहीं है। रेट इज इक्वल टू के स्क्वायर, k इज इक्वल टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। फिर मोल पर लीटर कट कर दो, वो एक मोल ऊपर जाएगा तो पर मोल, लीटर पर लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर, और पर सेकेंड में ऑलरेडी है। दिस इज सेकेंड ऑर्डर। अब जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पर कर रही हूँ छोटे से मैं रेट। अब कोई बोले रेट तो डिपेंड ही नहीं करता, तो हमारा आंसर तो बोले मैम जीरो ऑर्डर के लिए जीरो लिख देते हैं, कोई यूनिट ही नहीं है। हाँ, रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू जीरो। अब रेट की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू के। ये a रेस टू जीरो है, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास आंसर आया मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको रटने से बेटर है कि आप खुद सॉल्व करके और फिर आंसर निकाल लें। लिखिए सिमिलरली थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल लिया हमने रिएक्शन यूनिट। रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू 3। के की यूनिट हमारे पास में आई मोल रेस टू -2,
L रेज टू 2 और S माइनस 1। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, यूनिट की है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन। ये अगर स्पेशली हमें टर्म दिया हो तो हमें देखना है गैसियस रिएक्शन। ये टर्म स्पेशली कभी पूछा जाता है, अदरवाइज हम लोगों का अगर उन्होंने सिर्फ यूनिट पूछी है तो बाय डिफॉल्ट हम ये वाला ही यूज करेंगे। स्पेशली गैसियस पार्टिकल्स के लिए बोला है तो मैं अभी आपको दूसरा पार्ट बता रही हूँ। गैसियस के लिए हम लोग कभी भी कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज नहीं करते। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि दे आर मोल्स पर लीटर। क्या वर्ड यूज करते हैं उनके लिए? उनके लिए हर बार टर्म यूज किया जाता है प्रेशर। प्रेशर की यूनिट होती है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, उसकी जगह हम लोग वर्ड यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अपन लोग जब केपी और केसी निकालते थे 11th में, तो केपी किसके लिए निकाला जाता था? गैसेस के लिए, है ना। जो भी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था गैसेस के लिए, तब हम बोलते थे केपी, और नॉर्मली हम लोग आंसर निकालते थे केसी। तो वही बात हम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ प्रेशर के लिए टर्म्स में गैस का आंसर देंगे। क्या चेंज हो जाएगा? तो रेट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, और प्रेशर होता है तो नॉर्मल ब्रैकेट हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर रेट की यूनिट हो जाएगी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। अपने पास पहले यूनिट क्या थी? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट थी मोल्स पर लीटर। तो मोल पर लीटर वर्ड गायब हो गया, उसकी जगह वर्ड क्या आ गया? एटमॉस्फेयर इक्वल टू के। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर का क्या आंसर बचा? के इज इक्वल टू पर सेकेंड। पहले भी यही था, अभी भी यही है। हाँ, ऐसे नीचे, ऊपर जाएगा तो -1। ठीक, यहाँ पर हमारे पास में इस जगह पर भी चेंज कर दें। सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट की जगह क्या लिखेंगे? एटमॉस्फेयर अपॉन सेकेंड, और के यहाँ पर आगे क्या लिखे हैं? एटमॉस्फेयर का स्क्वायर। मोल्स पर लीटर पूरा हट गया, उसकी जगह एटमॉस्फेयर डाल दिया, नया कुछ चेंज नहीं किया अपन ने। ये वाला पार्ट हमारे पास कट हो जाएगा। के इज इक्वल टू, ये एटमॉस्फेयर नीचे जा रहा है तो इट इज पर एटमॉस्फेयर पर सेकंड। पता चल जाएगा, बस तो लिख लीजिए, समझ में आ गया? वेरी गुड। मोल्स पर लीटर शुड बी रिप्लेस्ड बाय एटमॉस्फेयर। हेडिंग मोलेक्युलरिटी। जैसे अपन मॉलिक्यूल लिखते हैं उसको लिखिए मोलेक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। स्टेटमेंट उसमें लिखना है आगे, डेफिनेशन अपन लिखेंगे। इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, it is the number of reacting species ब्रैकेट में मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस, कोई भी चीज जो रिएक्ट कर रही है, ब्रैकेट क्लोज, which collide simultaneously to bring about a chemical reaction. ये मोलेक्युलरिटी वाला वर्ड उन लोगों ने सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिया कि जो अपन ने अभी तक बोला था कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए, बी और सी,
इज नॉट द सेम एज PQR। अपन ने लिखा था रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ C, और उन सबका पावर क्या लिखा था PQR। वी डिडंट रोट A, B एंड C। वो यहाँ पर वापस क्लियर कर रहे हैं कि भाई वो जो पार्ट था वो आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दे रहा है। फिर ये जो मोलेक्युलरिटी है इसका मतलब क्या होता है? मोलेक्युलरिटी का मतलब जो भी कंबाइनिंग स्पीशीज है, कंबाइनिंग स्पीशीज का मतलब दो एटम रिएक्ट कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, दो आयन रिएक्ट कर रहे हैं, दो रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्शन कहलाएगी बायमोलेक्युलर। अगर एक ही है और वो डिकम्पोज हो गया तो हम उसे नाम देंगे यूनिमोलेक्युलर। कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोलेक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। यहाँ पर यही बात कि क्या मोलेक्युलरिटी और ऑर्डर सेम होता है, तो हमारा आंसर होगा नो। मोलेक्युलरिटी का मतलब द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो रिएक्ट कर रहे हैं हमारे बैलेंस द इक्वेशन करने के बाद। आगे हमने नंबर 2 लिखा, नंबर 3 लिखा, ये कहलाएगा नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। पता चलता है। उसके लिए अपन 2-4 एग्जांपल ले रहे हैं और लेटर ऑन अपन वापस अपने टॉपिक पर पहुंच जाएंगे ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन पे। तो पहले शुरुआत मोलेक्युलरिटी से और बीच में हम चेंज हो जाएंगे कि भाई मोलेक्युलरिटी एंड ऑर्डर आर टू डिफरेंट थिंग। तो ऐसा नहीं कि मैम आपने जंप मार दी, समझा के फिर ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। पहला एग्जांपल अपन ने लिया H2O2 gives H2O plus half O2। कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करें? वन मॉलिक्यूल। तो हम इसे बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज यूनिमोलेक्युलर रिएक्शन। अपन बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल लेने जा रहे हैं। ये हो गया हमारा यूनिमोलेक्युलर। उसके बाद हमने बोला NH4NO2। डेफिनेटली हाँ, आगे क्या बन रहा है ये तो आप देखने ही नहीं जा रहे, ठीक है। N और N 2 बार हो गया, इट इज N2 प्लस हमें साथ में मिल रहा है 2H2O। नेचुरल सी बात है, प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है, हमें कौन चाहिए? रिएक्टेंट। एक ही पार्ट हमारे पास प्रेजेंट है, एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इट इज यूनिमोलेक्युलर। अब बायमोलेक्युलर के लिए एग्जांपल हमने लिया 2HI gives H2 plus I2। रिएक्शन कब होगी? जब एक HI और एक HI, दो HI हमारे पास प्रेजेंट हो, तो एक H दूसरे H के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म H2, एक I दूसरे I के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म I2। पता चल रहा है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, तो रिएक्टिंग स्पीशीज आर 2, तो इट इज कॉल्ड एज बायमोलेक्युलर रिएक्शन। ऐसे ही हम लोगों ने लिया NO plus O2 गिव समथिंग समथिंग, अब अपन उस पे आ गए, चलेगा। ये कितना है? ये भी कितना है? 1 + 1 2। आंसर क्या आ जाएगा? इट इज बायमोलेक्यूल। कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, सिंपली हम उन्हें ऐड करते जा रहे हैं और अपना आंसर देते जा रहे हैं। अब एक एग्जांपल हमने लिया 2NO plus O2 ट्राइमोलेक्युलर। ये वाला 2 और ये वाला 1, आंसर इज ट्राइमोलेक्युलर। ये एग्जांपल लिखिए, तो एक बड़ा एग्जांपल लेती हूँ, समझ में आ गया। ट्राइमोलेक्युलर तक हो गया। अब अपन ने और बड़ी रिएक्शन ली। मैंने लिखा KClO3 plus 6FeSO4 plus 3H2SO4। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 3 plus 6 9 और 1 10। Decamolecular, 10 molecules are participating in the reaction, but अभी तक कैसा चल रहा था कि भाई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना होगा, तो बोले इट इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द मोलेक्युलरिटी। लेकिन क्या इस रिएक्शन का ऑर्डर हम ये लिख दें कि दिस इट्स ऑर्डर इज इक्वल टू 10? यहां से मैंने आपको चेंज बताया कि मोलेक्युलरिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन। उस टर्म के हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग आर 10।
but this 10 is not the order of the reaction. दूसरी बात, ये जो रिएक्शन है इन्हें हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन रिएक्शंस को अकर करने के लिए जो भी आपके पास में मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन होना जरूरी होते हैं. नहीं पता चलता? डेफिनेटली नहीं चलेगा. जैसे अपन ने अभी एग्जांपल लिया कि भाई HI रिएक्ट्स विद HI. क्या बोला अपन ने कि HI कब रिएक्ट करेंगे? जब H और I ब्रेक डाउन हो जाए. ऐसे ही H और I ब्रेक डाउन हो जाए तब ये दो रिएक्ट कर जाएंगे टू फॉर्म H2 और ये दो रिएक्ट कर जाएंगे टू फॉर्म I. ये रिएक्शन जो है ये हमें दे रही है KCl plus Fe2SO4 whole thrice plus 3 molecules of H2. बाकी बैलेंस तो मुझे नहीं दिख रहा, यहाँ पे शायद 3 आ जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा. ओके, होपफुली ऐसा होगा. कब हुई अगर? क्या करा अपन ने? इसमें से ऑक्सीजन को निकाल दिया, यहाँ पर और SO4 हम लोगों ने यहाँ पर ले लिए, ट्राइस हो गया. इन्होंने अपनी अपनी वैलेंसीज बदल दी. यहाँ पर KClO3 की जगह KCl हो गया. पूरे 10 के 10 को एक साथ कंबाइन होना पड़ेगा तब ये रिएक्शन अकर होगी. क्या ये सारे एक साथ रिएक्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो. अगर आप लोग सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठे हो, मैं अगर आपको कोई काम बोलूं कि चलो ये करना चालू करो, देखो अभी बिल्कुल फिश मार्केट की तरह चालू हो जाओगे. ऐसा नहीं मैम, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कुछ भी नहीं. और इफ आई बाइफरकेट द वर्क कि चलो पहले तुम इतना निपटा लो, फिर उसके बाद तुम 3 जने इतना कर लेना, फिर इतना कर लेना, फिर इतना कर लेना, एक सिस्टमैटिक पैटर्न पे वो काम कंप्लीट होगा. तो क्या रिएक्शन सारे एक साथ 10 के 10 आ गए मॉलिक्यूल, तो क्या ये रिएक्ट कर सकते हैं? अब थोड़ा सा और सोचिए कि मैं तो आप खाली 10-20 स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ कि हाँ भाई आप 20 है और 20 की बात कर रहे हो. ये कब अकर हो रहा है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ये कोई ऐसा तो है नहीं कि खाली एक KClO3 लेकर मैंने आंसर निकाल दिया, या मैंने खाली ये 6 ही लिए होंगे. अपन जब बीकर में लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में आप लोग किसी चीज को लेते हो तो क्या ये देखते हो कि आया 1 मॉलिक्यूल ऑफ KClO3? नहीं ना, आप तो और ज्यादा पाउडर ले लें, अच्छा कलर नजर आ जाएगा. यही करते हो ना स्कूल में. तो डू यू हैव एग्जैक्ट अमाउंट? नहीं, कोई चीज कम कोई चीज ज्यादा, अरे डाल दे देखते हैं जाके कैसा लगता है. क्या है ये? आपको क्या पता कि आपने 1 लिया है, 6 लिया है, 3 लिया है, पता चला कि बोले एक चीज रिएक्ट करने जा रही है, दूसरी उससे पहले जल्दी बोले अरे मैं ज्यादा अमाउंट में हूं, मैं रिएक्ट करने चला. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये सारे एक साथ कोलाइड हो और हमें एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करें. अपन अभी चैप्टर में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पूरा कोलिजन थ्योरी पढ़ते हैं. जब अपन कोलिजन की बात करते हैं तो ये जरूरी होता है कि एक और दो मॉलिक्यूल्स आमने सामने रिएक्ट करने जाएं, कोलाइड करें, तभी हमें एक आंसर प्रॉपर मिलता है. ये वाले पार्ट ने अपने आप को रोटेट कर दिया, बोले आप कंबाइन करो, नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा. तो यही बात है कि क्या सारे के सारे एक साथ कंबाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग होता है. इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब कहानी ये आई कि फिर रेट लॉ को हम कैसे लिखें. अगर कोई एक रिएक्शन एक बार में अकर नहीं हो रही, 2 स्टेप 3 स्टेप में अकर हो रही है, तो हमारे रेट लॉ का क्या होगा? अब हमारा रेट लॉ चेंज हो जाएगा कि इफ द रिएक्शन अकर्स इन मोर देन 1 स्टेप, then the slowest step is the rate determining step. कौन सी स्टेप? स्लोएस्ट, जो सबसे धीरे काम कर रहा है